हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूँ गीत और स्टडी विथ गीत में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने एस के पांडे की पूरी बुक पढ़ाने की प्रॉमिस की है, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ती हुई मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन फर्स्ट चैप्टर के 2 सीरीज़ लेके आ चुकी हूँ। उसके आगे मैंने दस्तक करवा दिया है, तो अब आगे मैं अंग्रेज जब आए थे तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, कैसे अंग्रेज आए, उस पे क्या-क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर पहले की 2 सीरीज़ आपको लिए बेनिफिशियल हुई है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको पता है कि आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनका कुछ इनसे मदद हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अंग्रेज। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ था। सबसे पहले आपको पता है कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर कौन आए? डच, फिर कौन आए? अंग्रेज। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत बार इसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखें कि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। तो चलो अब आगे बढ़ते हुए इसका नाम रखा गया, इस कंपनी का नाम स्टार्टिंग में रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत ही लंबा नाम है, आप बस ऐसे याद रख सकते हो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। महारानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर, कब ये आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। महारानी एलिजाबेथ ने कब 31 दिसंबर 1600 को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का इस कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया था। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति की स्थापना की गई। कौन सी समिति की स्थापना की? इसमें एक निदेशक, उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24। एक निदेशक, उपनिदेशक और 24 सदस्य। इन्हें कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। इन्हें चुना कैसे जाता था? कंपनी में शामिल सौदागर की चुनाव होता था, आम सभा होता था, उससे ही चुना जाता। यही समिति बाद में किस नाम से जाने लगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से। कितने सदस्य थे? तो 24। एक निदेशक, उप निदेशक। इसको चुना कैसे जाता? तो जो कंपनी के लोग थे उनमें ही एक चुनाव होता था और उससे जो लोग चुन के आते थे वही लोग इस प्रबंधक समिति में होते थे। कितने लोग थे? 24। एक निदेशक, उपनिदेशक और बाद में इसी को किस नाम से जाना लगे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1609 मैं यहाँ में इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूँ। 1609 का चार्टर। सन 1630 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बने थे राजा? तो जेम्स प्रथम उसके उत्तराधिकारी हुए और इंग्लैंड के सम्राट बने। 1609 में कंपनी ने जेम्स प्रथम के नवीन व्यापारिक चार्टर प्रदान किया। जेम्स प्रथम एलिजाबेथ के बाद कौन बने? जेम्स प्रथम। उन्होंने 1609 में एक नया चार्टर प्रदान किया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया, मतलब कंटिन्यू रखा, किंतु अभी भी व्यवसाय के राज्य सत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष पहले पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जाता। लेकिन यह प्रावधान था कि कंपनी को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन 3 वर्ष की सूचना देने के बाद, मतलब जब समाप्त करना है उसके पूर्व आपको 3 वर्ष पहले बताना होगा। सम्राट ने सन 1615 से 1624 के
चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार में कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। कौन 1615 और 1624 में और अधिक सुधार हुआ। 1601 से लेके 1612 तक कंपनी के मुनाफे का दर कितना था, तो 20%। स्टार्टिंग में कब कंपनी बनी थी, 1599 में कब दिया था एलिजाबेथ ने, तो 31 दिसंबर 1600 में। तो 12 सालों तक इसके मुनाफे का दर कितना था, 20%। 1612 में कंपनी को 2 लाख पौंड की पूंजी पर 1 लाख पौंड का मुनाफा हुआ। बताओ, 50% लगभग। पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे का दर बहुत अच्छा था, बहुत ऊंचा था। किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। जो लोग बस एक ही एकाधिकार था कंपनी का, वही लोग पूर्व के साथ व्यापार करते थे, कोई और सदस्य नहीं करते थे व्यापार। कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को, कंपनी ने सबसे एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम बने, उसके बाद कौन आई, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में कितने पैसे दिए, 1,70,000 पौंड दिए। बदले में सदनों ने एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की, जिसके द्वारा पुराने विशेषाधिकार की पुष्टि कर दी गई। मतलब पहले जो था कि वो पहला जो विशेषाधिकार था कि वही लोग सिर्फ, एकाधिकार था कि वही लोग, मोनोपोली था कि वही लोग सिर्फ पूर्व के साथ व्यापार करेंगे। और कर्ज देने के बाद उनको एक और अधिकार सौंपा गया, उनको पूर्व में किले बनाने, सेना रखने, पूर्व की शक्तियों के साथ साथ युद्ध और संधि करने का भी अधिकार दे दिया गया, और नया व्यवस्था का करने का भी अधिकार। मतलब कि कह लो कि आप उसको व्यापार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी दिए गए, जैसे किला बनाना, सेना रखना, युद्ध करना, संधि करना, न्याय करना। कंपनी के एकाधिकार था, फिर भी उसके बावजूद भी अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते रहे। वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे। कुछ लोग स्वतंत्र सौदागर होते थे। इन्हें कंपनी उन्हें क्या बोलती थी, दस्तदाज। दस्तदाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 1688 ईस्वी में 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, ठीक है। जेम्स द्वितीय कर्ज के फॉर्म में पैसा लिए थे, कितना, 1,70,000 पौंड। जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट किया गया, क्रांति हुई, और विलियम तृतीय, कौन कौन, विलियम तृतीय और बीवी मेरी संयुक्त शासक बनी। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिस जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट हुआ, कौन बनी, तो विलियम तृतीय और बेबी मेरी संयुक्त शासक बनी। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। 1688 की क्रांति के बाद संसद की सर्वोच्चता स्थापित। इस संपूर्ण घटनाक्रम में कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल व्यवहार पर प्रभाव पड़ा। मतलब पहले था कि कंपनी मुनाफे में भी चल रही थी, उनका मोनोपोली था, लेकिन जब तख्ता पलट हुआ, जब क्रांति आई, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, तो इस पे कंपनी पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हिंग पार्टी जो सत्ता में आई, वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। क्रांति के बाद जो हिंग पार्टी सत्ता में आई, वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। इस प्रकार दोनों कंपनी सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखना। जब इंग्लैंड में क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ, जब हिंग पार्टी सत्ता में आई, तो वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। उसने एक और न्यू कंपनी बनाकर, जिसका नाम था न्यू कंपनी, उसको पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। कंपनी अपने प्रतिद्वंदी से किसी प्रकार की, जो पहले की कंपनी थी, वो अपने प्रतिद्वंदी से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। स्वाभाविक था, क्योंकि पहले वो सिर्फ अकेले व्यापार कर रहे थे, अब उनको कोई कंपटीशन हो गया। इसे शीघ्र ही अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी जो बनी थी, जो तख्ता पलट के बाद जो हिंग पार्टी के नेतृत्व में जो कंपनी बनी थी, न्यू कंपनी ने रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। न्यू कंपनी जो थी, वो रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। परिणामतः 19 जनवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही ना करे, तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिक पूरब के साथ व्यापार करने के लिए बराबर के अधिकार होंगे,
इसके बावजूद दोनों कंपनियां विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही। जब जो न्यू कंपनी बनी, रेड ब्रीज नामक एक जहाज को रोकने के बाद फिर 19 जनवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें यह था कि कोई भी इंग्लैंड के नागरिक पूर्व के साथ, मतलब पूर्व के एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके बावजूद भी दोनों कंपनियां, एक जो पहले थी और एक न्यू कंपनी, दोनों विशेषाधिकार के लिए प्रयत्नशील रही। इंग्लैंड की सरकार द्वारा 1698 में वित्तीय संकट आया। ठीक, तो वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यापार विशेषाधिकार को नीलामी पर लगा दिया गया। न्यू कंपनी जो थी, जो बाद में आई थी, वो 20 लाख पाउंड ऋण देकर व्यापारिक अधिकार को प्राप्त कर लिया। क्योंकि 20 लाख पाउंड ऋण देकर कंपनी सरकार को ऋण देकर व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, किंतु वह व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनियों के कुशल तथा अनुभव प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, फिर भी वो पुरानी कंपनी के साथ टक्कर नहीं ले पाए। फलतः न्यू कंपनी जो थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब न्यू कंपनी के समक्ष इस कठिनाई से निकलने का सिर्फ एकमात्र उपाय था कि पुरानी कंपनी के साथ समझौता कर ले। तो फिर यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, कौन थे? लॉर्ड गोडोलिफिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। किसके हस्तक्षेप से? तो लॉर्ड डोलोगिफिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों का समझौता हो गया। अब 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में दो नई कंपनियां कायम की गई, क्योंकि 19 जनवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि कोई भी आम नागरिक भी पूर्व के साथ व्यापार कर सकते थे। तो पहले से दो कंपनियां थी, एक न्यू कंपनी बनी थी, एक पहले की कंपनियां, फिर दोनों नई कंपनी आई। तो कब बनी थी ये दो नई कंपनियां? 1698 में दो नई कंपनियां कायम की गई। इनमें से इसका नाम था एक जनरल सोसाइटी और दूसरा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जाने लगी। दोनों कंपनियों ने भी 1702 में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव दिया। ये जो दो नई कंपनियां जो 1698 में बनी, वो 1602 में पुरानी कंपनियों के साथ विलय का प्रस्ताव दिया। उसके बाद अंततः 1608 ईस्वी में इन दोनों नई कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय कर दिया गया। इस तरह 1688 में बनी थी न्यू कंपनी और 1698 में जो दो कंपनी बनी थी, जनरल सोसाइटी, और 1698 में बनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी, सबका विलय मूल कंपनी में कब हो गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर दे, याद रखना। 1708 में सारी कंपनियां, जो 4 कंपनी थी, सबका विलय हो गया मूल कंपनी के साथ, और इनका नाम क्या पड़ा? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कंपनी का यह नाम 1833 तक कब तक चलता रहा? कब विलय हुआ? 1708 में। और ये कब तक इसका नाम क्या था? कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और ये नाम कब तक था? 1833 थे।